हेडिंग दीजिए कलर कोड ऑफ रजिस्टर। हम लोग जो रेजिस्टेंस का सिंबल इस फॉर्म में दिखाते हैं। प्रैक्टिकली जब रेजिस्टेंस बनाया जाता है तो इसके लिए हम लोग जनरली कार्बन का मटेरियल यूज करते हैं। मटेरियल किसका यूज करते हैं? कार्बन का। और कार्बन मटेरियल को इस शेप में डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक यह रेजिस्टेंस को शो किया। दिस इज कंडक्टिंग वायर, और इस साइड भी क्या है? कंडक्टिंग वायर। और कोई भी रेजिस्टेंस जब हम लोग सर्किट में यूज करते हैं तब तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 10 ओम 20 ओम। किलो ओम है तो किलो ओम में वैल्यू डालते हैं। लेकिन वास्तव में जब आप मार्केट से खरीदने जाइएगा रेजिस्टेंस, सर्किट में रेजिस्टेंस डालने के लिए, यदि किसी सर्किट में हम लोगों को करंट कम चाहिए, किसी बल्ब वगैरह को करंट कम सप्लाई करना है, तो उसके सीरीज में क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस डाल देंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस डालने से होगा क्या कि पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस यदि आर बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, तो रजिस्टर को भी कम करंट मिलेगा। सीरीज में जो बल्ब है उसका भी करंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब मार्केट में आप जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितने ओम का है वह रेजिस्टेंस के ऊपर लिख करके नहीं आता है। इसके बदले क्या होता है कि उसके ऊपर कलर का 4 बैंड रहता है। कितना बैंड रहता है? 4 बैंड। 1 2 3 और 4 दिख रहा है, ठीक है क्या? फर्स्ट बैंड को हम लोग इधर दिखा लें और उसको रफली यदि ड्रॉ करने का कोशिश करें तो यह आपका रेजिस्टेंस हो गया, दोनों तरफ कंडक्टिंग वायर हो गया। बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। फर्स्ट बैंड का नाम हम लोग बोलेंगे, या फर्स्ट बैंड किसके लिए यूज होता है? तो डिजिट 1। फर्स्ट बैंड को क्या बोले? डिजिट 1। और सेकेंड बैंड भी रहता है डिजिट के लिए ही, तो इसको बोल लेते हैं डिजिट 2। सेकेंड को क्या बोल लेते हैं? डिजिट 2। थर्ड बैंड रहता है मल्टीप्लायर का, थर्ड बैंड रहता है। और फोर्थ बैंड बताता है टॉलरेंस को। फोर्थ बैंड किसको बताता है? टॉलरेंस को। तो आपको यह ऑर्डर पहले पता होना चाहिए। और यह ऑर्डर यदि पता है तब जा करके आप कलर देख करके किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट किसके लिए? डिजिट 1, सेकेंड डिजिट 2, थर्ड मल्टीप्लायर एंड फोर्थ टॉलरेंस रहेगा। ठीक है, इसको कॉपी में डालिए। कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक टेबल भी याद रखना होता है। टेबल कैसा है? तो सबसे फर्स्ट कॉलम रहेगा कलर का। किसका रहेगा? यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर का नाम रहेगा। कलर के बाद रहेगा डिजिट, क्या रहेगा? डिजिट के बाद रहेगा मल्टीप्लायर। और लास्ट वाला रहेगा टॉलरेंस। लास्ट क्या रहेगा? फर्स्ट कलर ब्लैक, सेकेंड ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो।
यही आपके कलर का सीक्वेंस होगा। फर्स्ट कलर हम लेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और लास्ट में रहेगा नो कलर। कलर का यह सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, इस सीक्वेंस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ब्लैक के लिए डिजिट 0 रहता है। कितना रहता है? 0। 1, 0 से 9 तक चले जाइए। कहाँ तक? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। वाइट तक 9 चले जाइए। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए कोई डिजिट नहीं रहेगा। मल्टीप्लायर आसान है। जो भी यहाँ डिजिट डाले हैं सबको 10 के पावर में डालिए। 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8 और यह बेचारा 10 का पावर 9। मल्टीप्लायर गोल्ड का रहता है। 10 का पावर 0 से 9 तक तो चले गए। तो अब थोड़ा पीछे हट जाए 0 से तो -1। 0 से पीछे -1, यह हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1। और सिल्वर रहेगा 10 का पावर -2, 10 का पावर 0.01। नो कलर के लिए कोई मल्टीप्लायर नहीं रहेगा। टॉलरेंस आइएगा तो गोल्ड का टॉलरेंस रहता है 5%, सिल्वर का रहता है 10%। और यदि कोई कलर नहीं दिया हो तब यह टॉलरेंस होगा 20%। टॉलरेंस होगा। अभी आप पिछले पेज पे आपने लिखा था, तो पिछले पेज पर हम लोग 4 कलर जो दिखाए थे उसमें फर्स्ट का नाम दिए हैं डिजिट 1। डिजिट 1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे कोई ऐसा कलर ही रखिएगा जिसके लिए डिजिट हो। जिसके लिए डिजिट हो तो डिजिट ब्लैक से लेके कहाँ तक है? वाइट तक है। इसका मतलब पहला पोजीशन पर ब्लैक से लेकर के वाइट तक का ही कोई कलर आएगा। फर्स्ट पोजीशन पर कभी गोल्ड या सिल्वर या पहला पोजीशन खाली हो, कोई कलर नहीं हो, ऐसा पॉसिबल? तो फर्स्ट में डिजिट वाला ही डालना होगा। सेकंड में भी डिजिट वाला ही। सेकंड को आपने लिखा डिजिट 2 तो सेकंड में भी ऐसा ही कलर दिया जाएगा जिसके पास डिजिट हो। थर्ड में आपने लिखा मल्टीप्लायर तो जिसके पास ही मल्टीप्लायर है, ऊपर ब्लैक से लेकर के कहाँ तक? सिल्वर तक। तो थर्ड पोजीशन पर कोई भी मल्टीप्लायर वाला जिसके पास मल्टीप्लायर हो आ सकता है। और फोर्थ पोजीशन पर टॉलरेंस है। टॉलरेंस किसके पास है? गोल्ड के पास, सिल्वर के पास। इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पे जब भी आएगा तो गोल्ड आएगा या फिर सिल्वर आएगा या नो कलर भी आ सकता है। नो कलर मतलब फोर्थ पोजीशन क्या हो? खाली हो, वहां पर कोई कलर नहीं हो, केवल बैंड कितना हो कलर का? 3 ही हो। चौथा प्लेस क्या हो? खाली हो। समझ गए क्या? अब यदि यह ऑर्डर याद है कलर का और यह डिजिट याद है, मल्टीप्लायर याद है, टॉलरेंस याद है, तो इस सब के हेल्प से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे यह देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस ले ले और इस पे कितना कलर डालना चाहिएगा? 3 या 4? 4, 3 नहीं, 4 मन है दले। 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट कलर क्या डालना पसंद करेंगे? ब्लैक। तो ले लीजिए, फर्स्ट आपका है ब्लैक। सेकेंड ब्लू, येलो, थर्ड कलर ब्राउन। और फोर्थ में तो वही आ सकता है जिसके पास टॉलरेंस हो। टॉलरेंस है गोल्ड के पास, सिल्वर के पास
नो कलर, तो कलर तो ले लिए हो तो या तो छोड़ देते, तब जा करके टॉलरेंस के जगह 20% लेते, और कलर लिए हो तो या तो गोल्ड लेना होगा, नहीं तो सिल्वर लेना होगा। क्या लेना चाहिएगा? गोल्ड लीजिएगा, चलिए ठीक है। अब है ब्लैक, कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन किसके लिए होता है? डिजिट के लिए। किसके लिए होता है? तो ब्लैक का डिजिट डालेंगे। ब्लैक का डिजिट क्या है? जीरो है। ब्लैक का डिजिट क्या है? जीरो है, तो पहला पोजीशन जीरो डालिए। सेकेंड येलो है। सेकेंड पोजीशन किसके लिए होता है? डिजिट के लिए, तो येलो का भी क्या डालना होगा? डिजिट। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, तीन, ऑरेंज, चार, और येलो पांच था। येलो क्या था? पांचवा पोजीशन पर, तो एक कम कर लीजिए, डिजिट क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो येलो के बदले डिजिट कितना डालेंगे? चार। थर्ड पोजीशन किसके लिए होता है? मल्टीप्लायर के लिए थर्ड होता है। तो मल्टीप्लायर के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, किसके? तो ब्राउन के मल्टीप्लायर से। ब्राउन के, ब्राउन, ब्लैक के बाद ब्राउन ही आता है। मल्टीप्लायर 10⁻1, 10⁻1, तो 10⁻1 ब्राउन तक हो गया। अंतिम लिखना है टॉलरेंस। टॉलरेंस हमेशा प्लस और माइनस में, उतना परसेंट टॉलरेंस ज़्यादा या उतना कम, तो प्लस माइनस। गोल्ड के लिए 5%, गोल्ड के लिए 5%। यह पूरा वैल्यू रेजिस्टेंस का है, तो किस में आ जाएगा? ओम का। अब 4 × 10⁻1 क्या होगा? 40। तो 40 प्लस माइनस 5% ओम। यह 5% किस वैल्यू का? 40 का। तो बगल में आप कर ले सकते हैं 40 का कितना? 5%, मतलब 5/100। जीरो जीरो कैंसिल, कितना? 2। तो 40 प्लस माइनस 2 ओम। 40 प्लस माइनस 2 ओम। कभी टॉलरेंस छोड़ दे तो 40 ओम रहेगा। टॉलरेंस के साथ 40 से 2 ज़्यादा या 2 कम, यही उस रेजिस्टेंस का ओम में वैल्यू हुआ करेगा। तो वैल्यू निकालना सीख गए होंगे कि नहीं? अब आपको यह सीखना है कि वह जो कलर का सीक्वेंस है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, कि नहीं, वॉयलेट। अब वॉयलेट के बाद ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, और लास्ट में नो कलर। यह सीक्वेंस कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए आप याद रखिएगा, बीबी रॉय, बीबी ऑफ। इस ऑफ का कुछ काम नहीं रहेगा, यह सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वीटो, गेटिंग वेड, वीटो गेटिंग वेड। बीबी रॉय विजय बहादुर राय, कि नहीं? बीबी रॉय किसी का नाम हो विजय बहादुर रॉय, तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख ले सकते हैं? बीबी रॉय। कहाँ के? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया या बिहार के वह नहीं थे, कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किया? वीटो गेटिंग वेड। वेड मतलब शादी करने से उन्होंने क्या कर दिया? वीटो कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया कि शादी नहीं करना है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वीटो गेटिंग वेड। फर्स्ट बी इज ब्लैक, फर्स्ट बी इज ब्लैक, एंड सेकेंड बी इज ब्राउन। पहले काला से शुरू होगा, ब्लैक से शुरू होगा, और ब्लैक के बाद क्या आ जाएगा? ब्राउन। घोड़ा का कलर कैसा रहता है? जनरली ब्राउन कलर का, लेकिन यदि काला घोड़ा मिल जाए तो वह थोड़ा कीमती होता है, नहीं होता है? तो काला घोड़ा
काला ब्लैक, अघोरा का जनरल कलर ब्राउन, तो ब्लैक के बाद ब्राउन, यहाँ कोई समस्या नहीं है। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज एंड वाई फॉर येलो। ऑफ बात मिलाने के लिए है, बगल में क्रॉस कर दिए हैं, ओ से कुछ लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ओ से ऑरेंज आप ले चुके हो कि नहीं। अब रहा जी फॉर, और यहाँ पर भी जी है, एक ग्रेड के लिए जी है और एक गेटिंग के लिए। तो जी से ग्रीन भी है और ग्रे भी है, ग्रीन भी है। और यदि आपको बोला जाए कि ग्रीन और ग्रे में कॉमन कलर क्या है, जो आप बचपन से सुनते आए हैं, तो पहले ग्रीन को पहचानना सीखे थे या पहले ग्रे सीखे थे पहचानना? ग्रीन को तो पहले कौन आएगा? ग्रीन। तो यह जी किसके लिए? ग्रीन। ब्लैक और ब्राउन तो बी से ले ही चुके हो, तो अब बी से ब्लू बचा, अब बी से क्या बचा? तो यह बी किसके लिए? भी फॉर वॉयलेट। और जी से जब आप ग्रीन ऊपर ले चुके हो, तो अब अगला जी क्या होगा? ग्रे होगा, डब्लू फॉर वाइट। यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद एक चमनप्राश आता था जिसको हम लोग बोलते थे सोना चांदी चमनप्राश। क्या बोलते थे? सोना चांदी चमनप्राश। नाम सुने थे क्या? खाए थे क्या? या नाम नहीं सुनी थी? ऐड वगैरह कभी कभी देखा कर, या ऐसे भी समझना सोना और चांदी में आपको बोला जाए पसंद करने को, लेने को, तो पहले आप क्या चाहिएगा? सोना। तो ऊपर पहले क्या आएगा? गोल्ड। और सेकेंड प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? सिल्वर को। और जब सब हो गया तो सबसे लास्ट में नो कलर, तो याद रहेगा ही कि लास्ट में कोई कलर किस पोजीशन पे? लास्ट मतलब थर्ड पोजीशन। नो कलर मतलब कोई कलर नहीं हो। कोई कलर कहाँ पे नहीं होगा? किस पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। क्योंकि नो कलर के पास केवल क्या है? टॉलरेंस है। और टॉलरेंस हमेशा कहाँ जाएगा? फोर्थ पोजीशन। पहला और दूसरा पोजीशन तो केवल वही कलर आ सकता है जिसके पास डिजिट हो। थर्ड पे वही आ सकता है जिसके पास मल्टीप्लायर हो। मल्टीप्लायर सिल्वर तक है। कहाँ तक है? सिल्वर तक है। तो ब्लैक से लेके सिल्वर तक आप थर्ड पोजीशन पे डाल सकते हो। फोर्थ पे तो कलर यदि डालना है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो गोल्ड डालेंगे, नहीं तो सिल्वर डालेंगे, और नहीं तो फोर्थ प्लेस को खाली छोड़ दीजिए। वहां पर नो कलर मतलब कोई कलर रहेगा ही। आज जब कोई कलर नहीं रहे, यहीं पे इस एग्जांपल में आप तीन कलर लेते और इसको क्या कर देते खाली, एक कलर दिखाने की जरूरत नहीं है, तीन ही बैंड रहता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 20% डालते। क्या डालते? यहाँ से जनरली या तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने को आ जाएगा कोई भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, और नहीं तो जनरली पूछ लेता है इफ नो कलर इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ पोजीशन इन अ कार्बन रजिस्टर और इन अ रजिस्टर देन टॉलरेंस विल बी 20%। यदि कोई कलर नहीं हो, फोर्थ पोजीशन पर नो कलर आ जाए, कोई कलर नहीं हो, तो टॉलरेंस कितना परसेंट होगा? 20%। यह आपको याद रखना होगा। समझ गए? अब कोई समस्या नहीं ना? यदि फर्स्ट पोजीशन पर कोई येलो लिया रहता है, तो फर्स्ट के लिए येलो का डिजिट क्या डालता है? 4। अगला लिया रहता वॉयलेट, तो सेकेंड पोजीशन किसके लिए है? डिजिट के लिए है, तो सेकेंड का डिजिट क्या डालता है? 7। तो क्या हो जाता? 47। थर्ड पे ले लेता वाइट, थर्ड पे क्या ले लेता? वाइट। थर्ड किसके लिए है? मल्टीप्लायर। तो 47 के बाद क्या लिखता है? साइन किस चीज का? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लायर है तो 47 के बाद किसका साइन दीजिए? मल्टीप्लायर। तो इनटू, और किसका मल्टीप्लायर? वाइट का। 10 का पावर 9, तो इनटू 10 का पावर 9। टॉलरेंस के लिए प्लस माइनस, मान लीजिए सिल्वर रहता कितना? 10%। तो बगल में आप 47 इंटू 10 के पावर 9 का 10/100। 10 और 100 एक जीरो एक जीरो कैंसिल, नीचे क्या आया? 10। यह 10 के पावर 9 को क्या बना देगा? 10 के पावर 8। तो पूरा वैल्यू आता 47 इंटू 10 टू दी पावर 9 प्लस माइनस 47 इंटू 10 टू दी पावर 8, जिसको आप लिख सकते हो 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 9। दोनों जगह से 10 टू दी पावर 9 क्या कर लेते? कॉमन ले लेते। तो 47 प्लस माइनस 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 9 ओम आ जाता। आता या नहीं आता? क्लियर हुआ? नोट कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और लास्ट में नो कलर। एक बार घर पे इसको
देख लीजिएगा, पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा, निपटाइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का दो लॉ है। एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आएगा आपका, बोर्ड एग्जाम में, राइट डाउन किरचॉफ्स लॉ, तो आपको दोनों लॉ लिखना होगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहलाता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं किरचॉफ के लिए के, करंट के लिए सी, और लॉ के लिए एल। करंट का सिंबल नहीं डालना है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो करंट आई नहीं, सी, के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ। यह लॉ हम लोग पहले से कैपेसिटर से ही यूज चार्ज के लिए करते आए हैं, यहाँ करंट के लिए करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हो, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल जंक्शन। इलेक्ट्रिकल जंक्शन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा वायर मिल रहा हो, जहाँ दो या दो से ज़्यादा, तो एक वायर यह वाला, एक ऊपर और एक राइट साइड, तीन वायर है कि नहीं है। तो किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट हुआ करेगा। यहाँ से आपने आई करंट भेजा था और आई को ही दो पार्ट में तोड़े थे, आई वन और आई टू। तो इस जंक्शन के लिए देखिए, तो यह आई जंक्शन की तरफ आ रहा है कि जंक्शन से दूर जा रहा है? जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो जो जंक्शन की तरफ आए उसको बोलेंगे इनकमिंग, और जो जंक्शन से दूर जाए उसको बोलेंगे आउटगोइंग। तो यह जंक्शन की तरफ आया तो आने वाला करंट कितना, आई, और जंक्शन से दूर जाने वाला कितना करंट है, दो करंट, आई वन और आई टू। तो इनकमिंग यदि आउटगोइंग के इक्वल है तो इक्वेशन क्या आएगा, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। पहले भी हम लोग यही करते थे कि आई ही दो पार्ट में टूटता था, एक आई वन और दूसरा आई टू, की नहीं। तो यह जो सिंपल सा रूल या लॉ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ का करंट का लॉ। तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, एट एनी द नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द नेट आउट गोइंग करेंट। एग्जाम में जब आप केसीएल लिखिए तो ऐसा हेडिंग देकर के यह पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको दिखा देंगे। तो मान लीजिए यह एक रेजिस्टेंस है और यह भी एक क्या है, रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लीजिए। जंक्शन पॉइंट आप इसको बोलिएगा जहाँ तीनों वायर मिल रहा है या तीनों रेजिस्टेंस का एक इंड मिल रहा है। इसमें हम भेज दें कितना करंट, आई वन, और इसमें कितना भेज दें, आई टू, और जंक्शन से दूर जाता हुआ जो करंट है उसको क्या बोले, आई थ्री। तो आपका इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग क्या बताएगा कि आई वन प्लस आई टू किसके इक्वल होगा, आई थ्री के, होगा या नहीं होगा? तो नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। कई बार होता है क्या, एक आध बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और बोला कि अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट, द सम ऑफ, और चार ऑप्शन दिया और ऑप्शन में कहीं भी यह नहीं लिखा कि इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट या ऑल आउटगोइंग जैसा ऑप्शन दिया ही नहीं, अलग अलग बात बोला, और एक ऑप्शन दिया जीरो, एक ऑप्शन दिया। इसका मतलब उसके हिसाब से जितना भी करंट है सब जंक्शन के लिए क्या है, इनकमिंग है। जंक्शन के लिए क्या है, इनकमिंग है।
यहाँ पर 3 करंट I1 I2 और I3 यदि सारा ही इनकमिंग हो जाए, आउटगोइंग कुछ है नहीं, तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग नहीं है तो इक्वल्स टू कितना होगा, 0। तो उस केस में यदि सारा इनकमिंग ही हो तो सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। सारा आउटगोइंग ही हो तो सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग इज इक्वल टू 0। और यदि कुछ इनकमिंग भी हो और कुछ, तब ये ऑल इनकमिंग इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग। हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल से देख समझ सकते हैं। I1 I3 I2 I4, इनकमिंग कौन कौन, I1 और I3। तो इनकमिंग का सम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3, और आउटगोइंग कौन कौन, I2 और I4। तो यह इक्वल होगा किसके, I2 प्लस, होगा या नहीं होगा, समझ गए क्या? यहाँ से जितना भी करंट जंक्शन की तरफ आया वह सारा करंट जंक्शन से दूर चला गया। करंट तो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना आया होगा, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के और निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समय आपने देखा था कि जब भी आप एक कंडक्टर को क्या करते हो, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा मूव करता है कौन सा पोटेंशियल से कौन सा पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई। तो निगेटिव वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल और यह हाई, तो लो से हाई की तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव किया था। जबकि करंट हमेशा कहाँ निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो आई का डायरेक्शन किधर है, राइट। तो जिधर निगेटिव चार्ज पार्टिकल चला करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, और जिधर निगेटिव चला आप मानिएगा कि सेम अमाउंट का चार्ज पॉजिटिव चार्ज निगेटिव के चलने के अपोजिट चला। यदि यहाँ से यहाँ -20 कूलम, राइट से लेफ्ट कितना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट कितना, +20 कूलम। यदि राइट से लेफ्ट कितना, -20, तो डायरेक्शन अपोजिट कर लीजिए लेफ्ट से, तो कितना, +20। मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, और जिधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चलेगा करंट उसके। तो यहाँ पर करंट जिधर आया मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, और करंट जिधर गया मतलब पॉजिटिव चार्ज गया। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जंक्शन पर, सब पॉजिटिव चार्ज जंक्शन को लीव कर दे रहा है कि कुछ जंक्शन पे फंस भी जा रहा है। जितना भी आया है सब क्या किया, लीव कर दिया। क्योंकि यदि थोड़ा चार्ज यहाँ बच जाता तो इस दोनों का सम कभी इसके इक्वल होता क्या, इस दोनों का सम ज्यादा आता है, और कुछ चार्ज तो जंक्शन पे ही फंसा रह गया, इसका वैल्यू क्या आता है, कम आता। तो जितना भी आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, और चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, इसलिए आप बोलेंगे कि जितना करंट आया उतना करंट गया। तो आप इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आया उतना ही चला गया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ जंक्शन एरिया में। इसका मतलब है KCL, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, सी से करंट और सी से चार्ज, सी से चार्ज। तो KCL किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को। तो यहाँ हम लिखते हैं इट फॉलोज, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। ठीक है क्या? एग्जाम में हेडिंग देके पूरा स्टेटमेंट या चाहे तो लिख ले सकते हैं, और एग्जाम्पल दे करके जरूर उसको बता देना होगा, और एक एग्जाम्पल सफिशियंट होगा।
निपटाइए। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, समझ गए ही हैं। अब हम लोग पहले किरचॉफ का वोल्टेज वाला लॉ देख लेते हैं, और उसके बाद केसीएल पे क्वेश्चन कर लेंगे, और केवीएल पे तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि केवीएल एक इतना बढ़िया लॉ है कि वह आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को आसान करके दे देगा। और पहले भी हम केवीएल यूज कर चुके हैं। क्यूब वगैरह वाला जो क्वेश्चन रहता था, जिसमें क्यूब के डायगनली अपोजिट पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता था, वहां पर केवीएल यूज किए थे। अलग बात है कि अपने को उस समय केवीएल पता नहीं था, तो वापस से जब आएंगे तो उसको देख लिया जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड अपना हेडिंग क्या रहेगा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? केवीएल, किरचॉफ का दो लॉ, केसीएल और केवीएल। केवीएल क्या बताता है? केवीएल अपने को बताता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में किसी भी जितना भी पोटेंशियल वाला टर्म होगा, जितना भी, और पोटेंशियल का ओरिजिनल नाम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का ओरिजिनल नाम, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म होगा सबका सम जीरो के इक्वल, सबका सम जीरो के इक्वल। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज्ड लूप या सर्किट द सम ऑफ all the potential difference is equal to स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर भी क्या करना होगा? एक डायग्राम के द्वारा इस चीज को दिखाना होगा। सबसे सिंपल सर्किट हम लेकर के आपको यह दिखा देते हैं, और फिर नेक्स्ट पेज में सर्किट को कॉम्प्लेक्स करेंगे। फिर दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा आपको केवीएल यूज करना सिखाया जाएगा। तो सबसे सिंपल सर्किट यदि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना हो तो आप क्या कीजिएगा? कितना रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा? एक रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे सबसे सिंपल सर्किट के लिए, और इसको किससे कनेक्ट कर लेंगे? बैटरी से। बैटरी के वोल्टेज को भी बोल लेते हैं, बाद में वोल्टेज से मिलता जुलता टर्म एक आएगा ईएमएफ। इक्वल नहीं होता है, किसी खास केस में वोल्टेज और ईएमएफ क्या हो जाएगा? इक्वल। तो जब ईएमएफ आए तो उस समय वोल्टेज के बदले जनरली ईएमएफ दिया रहेगा। अभी हम लोगों ने ईएमएफ डिस्कस नहीं किया है, तो वोल्टेज बैटरी का क्या ले ले? भी। और रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या ले ले? आर ले ले। और बैटरी क्या करेगा? आई अमाउंट का करंट भेजेगा। अब केवीएल किसी को लगाना हो तो केवीएल यूज करने का क्या रूल है, यह समझिए। तो एक रूल है, और आप उसको उल्टा कीजिएगा तो जो फर्स्ट रहेगा सब कुछ उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट समझ लीजिए, फिर उल्टा समझते रहिएगा। मेरे हिसाब से आप हमेशा क्या कीजिए कि बैटरी जहाँ पे दिखे, बैटरी के पॉजिटिव एंड से चलिए, बैटरी के पॉजिटिव एंड से। और बैटरी के लिए रूल यह है कि आप बैटरी के जिस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं, बैटरी के जिस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं उस टर्मिनल का वोल्टेज डालेंगे। बैटरी के जिस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं उस टर्मिनल का वोल्टेज डालेंगे। और रेजिस्टर के लिए क्या रूल है? तो रेजिस्टर के लिए है कि करंट के यदि आप डायरेक्शन में चलिए, करंट के, तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है आई आर, भी इक्वल टू आई आर। किसी भी आर के क्रॉस करंट कितना हो? आई। किसी भी रेजिस्टेंस आर के थ्रू करंट कितना पास करे? आई। तो उसके एक्रॉस वोल्टेज भी कितना आएगा? आई इंटू आर। तो यहाँ आपको सम किसका करना है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक तो
बैटरी है तो बैटरी तो खुद ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके देता है कि नहीं। और रेजिस्टर के थ्रू भी यदि करंट पास करे तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो बैटरी के लिए रूल क्या बताया गया कि जिस टर्मिनल को छोड़िए उस टर्मिनल का पोटेंशियल डालेंगे। पॉजिटिव को यदि लीव कर रहे हो तो पॉजिटिव का पोटेंशियल भी, और यदि निगेटिव को लीव करते तो निगेटिव का पोटेंशियल माइनस भी लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? माइनस भी। अभी तक आपको समझाया गया था कि पॉजिटिव को भी वोल्ट पे यदि है तो निगेटिव को क्या ले लीजिए, जीरो, तब भी माइनस जीरो भी वोल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप राइट की तरफ चल रहे हैं तो लीव किसको कीजिएगा, निगेटिव टर्मिनल को। राइट की तरफ चलेंगे तो लीव किसको करेंगे, निगेटिव। तो उस समय पॉजिटिव से आपको लेना देना, तो निगेटिव के वोल्टेज को क्या मान लीजिए, माइनस भी मान लीजिए। और उस समय आपका पॉजिटिव यदि रहता तो जीरो होता। और जब डिफरेंस लेते तो पॉजिटिव कितना, जीरो, माइनस निगेटिव कितना, माइनस भी, जीरो माइनस माइनस भी, फिर से भी वोल्ट का बैटरी मिल जाता कि नहीं। तो बैटरी का रूल हुआ कि जिस टर्मिनल को छोड़ेंगे उस टर्मिनल का पोटेंशियल डालेंगे। केवल पहले रूल याद रखिए, फिर कैसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो आपको दिखाया जाएगा एग्जाम्पल के द्वारा। और रेजिस्टर के लिए क्या रूल है कि करंट के डायरेक्शन में यदि चलेंगे, करंट के, तो आई इंटू आर का टर्म निगेटिव, आई इंटू आर का टर्म, समझ गए क्या। बैटरी के लिए क्या रूल, जिस टर्मिनल को छोड़ेंगे उस टर्मिनल का पोटेंशियल। और रेजिस्टर के लिए क्या रूल, करंट के डायरेक्शन में आई आर हमेशा निगेटिव, करंट के डायरेक्शन में आई आर निगेटिव। इसका यदि उल्टा कोई चले तो बैटरी के लिए तो वही रूल रहेगा कि जिस टर्मिनल को छोड़े उसका पोटेंशियल डालिए, और करंट के अपोजिट चलिए। करंट के डायरेक्शन में चलने पे आई आर क्या था, निगेटिव। तो कोई करंट के अपोजिट चले तो आई आर को क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा कि नहीं। अभी हम बैटरी के पॉजिटिव से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ जाते हुए रेजिस्टर को पार करते हुए निगेटिव तक आएंगे। मीन्स समथिंग कैसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए कोई यहाँ से चलना शुरू किया, ये कोई आदमी है या आप खुद हो, यहाँ से चलना शुरू किया और आगे पहुंचे थोड़ा, और आगे जब पहुंचे तो आप पीछे मुड़ के देखिएगा कि हम बैटरी के किस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं। तो पीछे मुड़ के देखने पर आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नजर आएगा या निगेटिव। तो आप किस टर्मिनल को छोड़ के जा रहे हो, पॉजिटिव को। तो बैटरी के लिए जिस टर्मिनल को छोड़िए उसका पोटेंशियल लिख लीजिए, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल भी होगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो करंट भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो करंट के डायरेक्शन में आई आर निगेटिव, तो माइनस में क्या लिखिए, आई आर। या यदि पोटेंशियल का सम करना है तो कोई ऐसा भी लिख सकता था पहले, यह वोल्टेज भी और प्लस करंट के डायरेक्शन में इसका वोल्टेज कितना, माइनस में आई आर। तो दो पोटेंशियल का क्या हो गया, सम। प्लस माइनस फिर तो माइनस ही होता, इसलिए हम सम यहाँ नहीं दिखाए हैं। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म था दो ही था, सबका सम कितना के इक्वल, जीरो के। यही आपका क्या है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। और ऐसे भी आपको पहले से पता है, यहाँ से आई निकालिएगा तो किसी भी सर्किट का नेट करंट आई इक्वल्स टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितना, भी, और रेजिस्टेंस कितना, आर। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। यहाँ से भी चेक कीजिए, भी इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या जो वोल्टेज है जिसका ओरिजिनल नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइंड कैसे है, भी इक्वल्स टू डेल्टा भी इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई क्यू, या भी इक्वल्स टू यू बाई क्यू। यू को आप बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, केवीएल को, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो केवीएल किसको फॉलो करेगा, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
प्रिंसिपल। जल्दी जल्दी 2-3 एग्जाम्पल आप देखिए, सर्किट को धीरे धीरे अब कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। एक बैटरी वोल्टेज V1, दूसरा बैटरी वोल्टेज V2, ऊपर में एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, एक बैटरी ऊपर भी ले ले समथिंग V3। बस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। जब भी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी यूज हो जाए, जब भी सर्किट में, और किसी का भी वैल्यू ना दिया हो, किसी का भी वैल्यू, यदि वैल्यू दे देता 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 वोल्ट को डोमिनेट करना चाहिए मोटा मोटी। तो आप क्या करते हैं, जिसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसके पॉजिटिव से करंट भेज लेते हैं। अभी V1, V2 और V3 में आइडिया नहीं लग रहा है कि बड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह 1 वोल्ट हो या 2 वोल्ट और ये अकेला बेचारा V1 हो जाए 50 वोल्ट का, कि नहीं हो जाए, तो उस समय तो डोमिनेंट V1 कर जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा दिखे आप जनरली उसके पॉजिटिव एंड से करंट को पास करवा लीजिए, ठीक है। जब कुछ ना पता चले तो किसी भी एक बैटरी से करंट पास करवा लीजिए, किसी भी। तो किसे करवा लें, V1 से करवा लेते हैं, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। कभी चाहें तो V1 से राइट की तरफ करंट भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि करंट जब भी निकलता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो इस V1 का पॉजिटिव किधर है, लेफ्ट की तरफ। तो करंट जब भी निकलेगा तो लेफ्ट की तरफ। यहाँ से I करंट चला, यहाँ आगे जाके किसको, R1 को, फिर R2 को, फिर V3 को, फिर V2 को, और फिर V1 के निगेटिव में इन कर जाएगा। करेगा या नहीं करेगा। हम V1 से ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। यदि आप यहाँ से चलना शुरू किए तो V1 के किस टर्मिनल को छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव को। तो V1 का वोल्टेज कितना, V1 का वोल्टेज V1। आगे आएंगे R1 के लिए, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है या नहीं होता है, होता है। कितना, I इंटू R अमाउंट का। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कितने का, I इंटू R का। और आप जो चल रहे हो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो या अपोजिट, तो करंट के डायरेक्शन में IR क्या लेते हैं, हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो माइनस में I के बदले I और R के बदले R1। अब आ जाइए R2 पर, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में ही, ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग। तो करंट के डायरेक्शन में IR निगेटिव, माइनस I और R के बदले R2। अब आप क्या कीजिए कि बैटरी को पार कीजिए, बैटरी को पार कीजिए, क्योंकि कोई यहाँ पे खड़ा रहेगा तो यह आपका सामने का टर्मिनल है बैटरी का, कि छोड़ने वाला टर्मिनल है, सामने का टर्मिनल है। तो आपको बैटरी को क्या करना होगा, पार करना होगा। और बैटरी पार करके जब आप यहाँ खड़े रहेंगे तो पीछे देखेंगे तो आपको कौन सा टर्मिनल नजर आएगा, निगेटिव टर्मिनल। बैटरी के लिए जो टर्मिनल छोड़ते हैं उस टर्मिनल का पोटेंशियल डालते हैं। तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप इसको छोड़ रहे हो ना भाई, आप यहाँ पे थे तो इसको छोड़ रहे हो क्या, नहीं, या तो सामने वाला है। तो बैटरी को क्या कीजिए, पार कीजिए। और पार करने के बाद कौन सा टर्मिनल, तो V3 के लिए माइनस V3, निगेटिव टर्मिनल को छोड़ रहे हो तो माइनस V3। ऊपर से नीचे आइए और फिर प्लस में V2 या माइनस में V2, माइनस में। बैटरी को क्या करना होगा, पार करना होगा। और पार करने के बाद कौन सा टर्मिनल छोड़े, निगेटिव, तो माइनस में V2 कि नहीं। अब V1 तो आप सबसे पहले ले ही चुके हो, V1 से ही ना शुरू किए थे। अब V2 भी शामिल हो गया, सारा पोटेंशियल ड्रॉप वाला टर्म इंक्लूड हो गया, सारा कितना के इक्वल। कोई समस्या नहीं ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, R1 EMF अब ले ले E1, E2, R2, E3, R3, E4, E5, R4, ले ले एक और R5, E6, R6। हम E5 से करंट भेज लेते हैं, कितना, I आगे जाके कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। इधर क्या दे देते हैं, I1, ऊपर क्या दे देते हैं,
I2। आप बोले हो KVL कहाँ लगाते हो? क्लोज लूप में। अभी तक तो एक ही लूप था, पीछे वाले में भी एक ही लूप, यहाँ पर 3 लूप है। एक यह बिगर लूप, एक यह नीचे वाला, और एक यह ऊपर वाला। टोटल कितना लूप? 3 लूप, एक ऊपर एक नीचे और एक बिगर लूप। तीनों में आप KVL लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? डायरेक्ट हम बोलना शुरू करें, लगाना शुरू करें, कि लिखने की जरूरत है? चलना एक आध जगह लिख भी देते हैं, ठीक है, उस सर्किट को सही कर लेने दे। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, और बिगर को इधर लिख देते हैं लूप नंबर 3। लूप 1 के लिए काम कीजिए, लूप 1 के लिए ऐसा वाला। तो 1 में आप कोई क्या कर सकता है कि E1 से चल के ऐसा, फिर नीचे आते हुए ऐसा कर सकता है या नहीं? लूप 1 में कोई ऐसा भी कर सकता है कि E3 से चलना शुरू करे, किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। कहाँ जाए? ऊपर ऐसे होते हुए, है कि नहीं? कोई ऐसा भी कर सकता है लूप 1 में ही चलना है तो E3 से लेफ्ट ना जा करके राइट की तरफ चला जाए, कहीं भी आप चल सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ध्यान केवल यह रखना है कि बैटरी के लिए जिस टर्मिनल को छोड़ेंगे उसका पोटेंशियल, और करंट के डायरेक्शन में IR निगेटिव, और करंट के अपोजिट IR पॉजिटिव। तो लूप 1 में आप किस बैटरी से E1, E2, E3, E4 कहाँ से चलना शुरू कीजिएगा? कोई भी एक चूज करके जल्दी से बता दीजिए। E3 से चलना शुरू करेंगे, कहाँ गया? E3 से लेफ्ट की तरफ चले या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो चलिए, यदि आप E3 में लेफ्ट जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो आप कौन सा टर्मिनल छोड़ रहे हो E3 का? पॉजिटिव। तो E3 के बदले क्या लिखेंगे? E3। अब यहाँ से आइए, कहीं कोई रेजिस्टेंस या वोल्टेज नहीं है, सब कंडक्टिंग वायर है। अगला पहला रेजिस्टर मिला, इस रेजिस्टर का करंट कितना होगा? I2। और आप चल रहे हो करंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट? करंट के डायरेक्शन में। IR निगेटिव, I के बदले I2 और R के बदले R1। अब बैटरी E1 आया तो वोल्टेज लिखना होगा E1 के लिए प्लस E1 की माइनस E1? माइनस E1। बैटरी को क्या करना पड़ेगा? पार करना होगा, और पार करने के बाद किस टर्मिनल को छोड़े? निगेटिव को, तो माइनस E1। अब प्लस E2 की माइनस E2? प्लस E2। बैटरी को पार कीजिए, कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, तो प्लस में E2। आगे आइए, इसका I2 करंट इस R2 को मिलेगा, तो माइनस में, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो IR निगेटिव, माइनस में I2 इंटू R2। होगा या नहीं होगा? अब वहां से कहाँ पहुंचे? नीचे। नीचे आने के बाद E4 आया, प्लस के माइनस? प्लस। बैटरी को पार कीजिए तो कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, तो प्लस में E4। उसके बाद कौन आया? R3। कौन आया? R3। R3 का करंट चेक कीजिए। R3 को कौन सा करंट मिलेगा भाई? I1, क्योंकि यह I2 तो यहाँ से आने के बाद जंक्शन तक आएगा, और I1 इधर से जंक्शन से आएगा, दोनों मिलकर के फिर से I करंट इसको मिलेगा। तो I1 का करंट इस, सॉरी, R3 का करंट I2 नहीं है। I2 जो है वह R3 का करंट। R3 को कौन सा करंट मिलेगा? I1 वाला। और जब आप चल रहे हो किधर? राइट से लेफ्ट, और करंट किधर है? लेफ्ट से राइट, तो करंट के अपोजिट चले तो IR अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो प्लस में I1 R3। E3 तो आपने पहले ही ले लिया था प्लस में, होल इक्वल्स टू 0। लूप किसके लिए काम कर लिया? अब 2 के लिए। लूप 2 के लिए देखिए और बताइए कि लूप 2 हम इसको बोल रहे हैं, नीचे वाले को, कि नहीं? कहाँ से चलना शुरू कीजिएगा? E5 से लेफ्ट की तरफ चलोगे? चल चल, E5 से लोगे तो प्लस आएगा E5। यहाँ चलोगे तो किस टर्मिनल को छोड़े? तो क्या लिखिएगा? E5। आगे बढ़िए, माइनस E3, माइनस E3, माइनस में I1 R3, माइनस में I1, हाँ आगे, माइनस में E4। ऊपर से नीचे आइए, इस बेचारे का करंट कितना? I करंट है, क्योंकि यहाँ से I1 चला था, यहाँ से I2, और जब तक यहाँ I नहीं रहेगा यहाँ I हो सकता है क्या? तो इसका करंट कितना है? I। तो माइनस के प्लस, माइनस में I इंटू R6। अगला प्लस में E6 लिखे हैं, तो प्लस में E6, माइनस में I R5, माइनस में I R4, और E5 तो आप ले चुके थे, होल इक्वल्स टू। अब कौन सा लूप? लूप नंबर 3 यहाँ कर दे। लूप 3 ऐसे दिख रहा है कि नहीं?
कहाँ से चलना शुरू कीजिएगा? E5 से, E5 से इधर की तरफ। कोई समस्या? कहीं से भी चलिएगा, रिजल्ट सेम ही आना है। चलिए, तो E5 से चलिएगा तो पहले E5, E5 के बाद सीधे ऊपर आना, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ तो माइनस I1 R2, न सॉरी I2 R1, माइनस I2, हाँ माइनस E1 माइनस, हाँ प्लस E2 प्लस E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R2। यहाँ के बाद सीधे कहाँ जाइए? नीचे। इसका करंट कितना है? I है, तो माइनस में IR6, माइनस में IR6। यहाँ आइए, प्लस E6 प्लस, बैटरी को पार कीजिए, कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। माइनस में IR5 माइनस में IR4। E5 तो ले चुके हैं, इक्वल टू, कहानी खत्म। समझ पाए क्या? कोई दिक्कत? रात में वीडियो से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल वगैरह सब रहेगा। जितना जल्दी हो सके निकलिए।